हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट क्लास को। तो हम लोगों ने शुरू किया था एनालॉग कम्युनिकेशन और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि एनालॉग कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, उसमें मॉड्यूलेशन का क्या रोल है, क्यों हमें मॉड्यूलेशन करने का नीड है और वो कैसे होता है। ये हमने बेसिक देखा था लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो मॉड्यूलेशन है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम कैरियर है हमारे पास सीटी, जिसके पास 3 कंपोनेंट होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है और एक फेज होता है। तो जब हम इसके एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे डायरेक्टली लीनियरली, जब हम वेरी करेंगे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, तो इसको हमने देखा था कि इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और यही आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड लीनियरली विथ मैसेज सिग्नल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फिर हमने देखा था कि जब फेज को हम वेरी करते हैं मैसेज सिग्नल के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। फिर हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी इसमें हम क्या करते हैं कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसको वेरी करते हैं मैसेज के साथ, और इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। तो उन्हीं के बेसिस पे इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है DSB-SC यानी डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, उसके बाद कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद सिंगल साइड बैंड और उसके बाद वेस्टिजियल साइड बैंड। तो आज हम शुरू करेंगे DSB-SC को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं DSB-SC को। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा, वो होगा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको सीखने से पहले कुछ चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि cos 2πfct इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका होता है 1/2 डेल ऑफ f माइनस fc प्लस डेल ऑफ f प्लस fc। ये सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसका यहाँ पे नीड है इसकी, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे ये कैसे होगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर इसी में अगर आ जाए 2πfct प्लस कुछ फेज आ जाए इसके बाद, तो फेज का असर सिर्फ फेज पे पड़ेगा और ये हो जाता है e⁻e j⁻c डेल ऑफ f माइनस fc प्लस e⁻ j⁻c डेल ऑफ f प्लस fc। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों बात, आई होप इतना आपको पता होगा। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि DSB-SC सिग्नल को जनरेट कैसे किया जाता है। तो ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, DSB-SC इज generated by multiplying मैसेज सिग्नल कौन है हमारा यहाँ पे, एम्प्टी विथ कैरियर सिग्नल, दैट्स इट। आप कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि
हमें अगर DSB/SC सिग्नल चाहिए तो ये कैसे हम जनरेट करते हैं, मैसेज सिग्नल को आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है कैरियर के साथ, और कैरियर हमारे पास क्या है, AC cos 2 fct प्लस थीटा सी, ठीक है। जहाँ पे AC क्या है, कैरियर का एम्पलीट्यूड है, ये इसका फ्रीक्वेंसी और ये इसका फेज है। अब अभी आपने ये देखा और इसको हम S(t) से, यानी कि हमारा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये कैसा मॉड्यूलेशन है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपने तो बताया था कि हमेशा जो AC होगा, यानी कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा MT से। तो और DSB/SC भी क्या है, एक एम है। DSB/SC भी किसका टाइप है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो इसमें भी AC क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT होना चाहिए। तो चलिए इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, पहले हमारे पास कैरियर क्या था, AC cos 2 fct। अब हम ये मान सकते हैं कि जो अब नया सिग्नल है वो क्या है, MT इंटू AC cos 2 fct प्लस थीटा सी, फेज भी है तो यहाँ भी थीटा सी। तो अब हम मान सकते हैं कि पहले भी कैरियर था और अभी भी आप देखें तो हमारे पास कैरियर ही है, बस जो कैरियर का मैग्नीट्यूड है वो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो गया है, MT टाइम्स। तो अब हम बोल सकते हैं कि न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कितना हो गया, MT इंटू AC। AC तो एक कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नया एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे है, MT से। मतलब आप MT को बढ़ाएंगे तो जो इस कैरियर का फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर लिया यहाँ से। अब हम चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DSB/SC सिग्नल, ठीक है। आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। जो पहला ऑप्शन है वो आपको गिवन है M(t) cos 2 fct। जो बी ऑप्शन है वो आपको गिवन है M(t) sin 2 fct। और जो सी ऑप्शन है वो है 5MT tan 2 fct। और जो डी है वो हमारा है नन, इनमें से कोई नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वो उसको मैं भी दूर कर देता हूँ। जैसे DSB/SC ये क्या है, मॉड्यूलेशन का टाइप है। ये क्या है, मॉड्यूलेशन करने का एक तरीका है, ठीक है। मॉड्यूलेशन हमने देखा था कि 3 तरीके से कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फर्दर हमने देखा था कि 5 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 नहीं 4 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो DSB/SC क्या है, ये एक टाइप है मॉड्यूलेट करने का। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक सिग्नल है, अगर वो मल्टीप्लाइड होता है किसी भी एक साइनसॉइडल सिग्नल के साथ, तो इस सिग्नल को हम क्या बोल देते हैं, DSB/SC सिग्नल बोल देते हैं। ये एक प्रचलन है ऐसा बोलने का कि इसको हम क्या बोल देते हैं, DSB/SC सिग्नल बोल देते हैं, क्योंकि DSB/SC मॉड्यूलेशन में भी अल्टीमेटली हमें यही सिग्नल मिलता है। इसीलिए इस सिग्नल को हम क्या बोल देते हैं, DSB/SC सिग्नल बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DSB/SC यानी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, वो कैसा किस फॉर्म का होगा, वो MT होगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हो सकता है और यहाँ पे एक साइनसॉइडल होगा
विथ सम फ्रीक्वेंसी और कुछ फेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में हमें दिख जाए तो इस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, DSB/SC। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म में है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि MT और cos 2πfct, यानी कि यहाँ पे k का वैल्यू 1 है और फेज का वैल्यू 0 है, और ये क्या है उस फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया DSB/SC सिग्नल। इसको हम देखें तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा k 1 है और यहाँ पे साइन है, और मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस एक ही सिग्नल होता है, बस सिर्फ फेज का डिफरेंस होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2πfct माइनस 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा से कितना हो गया, माइनस 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, हमारा DSB/SC सिग्नल हो गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे tan मल्टीप्लाइड है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, A एंड B। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि DSB/SC जो मॉड्यूलेटर है वो क्या जनरेट करता है, वो प्रोडक्ट जनरेट करता है मैसेज सिग्नल का कैरियर सिग्नल के साथ। और इसीलिए कभी भी अगर आपको, और आपको पता है कि कैरियर हमेशा क्या होता है, साइनसॉइडल सिग्नल, तो इसीलिए कभी भी मैसेज इनटू कैरियर का अगर प्रोडक्ट हमें दिख जाए, यानी कि मैसेज इनटू साइनसॉइडल सिग्नल का प्रोडक्ट दिख जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, DSB/SC सिग्नल भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम चलिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं और फिर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम देखने की कोशिश करते हैं। टाइम डोमेन में तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल था और एक कैरियर था, जो हम एम में अक्सर यूज करते हैं, एम में इसको हमेशा यूज करते हैं। और यहाँ से जो हमें मिला था DSB/SC सिग्नल, वो क्या मिला था, दोनों को हमने जस्ट प्रोडक्ट कर दिया था 2πfct। तो ये कहानी हो गया टाइम डोमेन में। लेकिन अब इसी को हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चल रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैसेज है, कुछ ऐसा मैसेज, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि आपको पता है। और मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड m, ये मैग्नेट का, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। और हम मान लेते हैं कि इसका जो फेज होगा, फेज हम मान लेते हैं कुछ ऐसे, मान लेते हैं ये मैसेज सिग्नल है, इसका कुछ फेज होगा ऐसे, ये मैसेज सिग्नल का, और फ्रीक्वेंसी, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका फेज है, ठीक है। आपको पता होगा कि ऐसा हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में कर सकते हैं। किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को हम दिखा सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हम उसका मैग्नीट्यूड दिखाते हैं और दूसरा उसका फेज दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने एक अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल है जो आपको दिख रहा है कि बेस बैंड सिग्नल है, क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे ही है, हायर फ्रीक्वेंसी पे ये नहीं है। उसी तरीके से उसका एंगल हमने कुछ मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जो DSB/SC सिग्नल मिला था वो क्या है एक्चुअल में, AC MT इंटू cos 2πfct प्लस थीटा सी। अगर हमने फेज को भी अगर हम कंसीडर करें तो अगर आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए AC तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दो सिग्नल। अगर हम मान लें MT एक अलग सिग्नल है और ये एक अलग सिग्नल है, तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बताता है, टाइम डोमेन, और इधर आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर इधर आपने मल्टीप्लिकेशन किया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या हो जाता है, कॉन्वोल्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। और ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया है तो टाइम डोमेन में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो टाइम डोमेन में क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा। तो इसीलिए अगर SF को मैं लिखना चाहूँ तो ये तो चलिए कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन, यानी कि MF कॉन्वोल्यूशन विथ, और जो भी cos 2πfct प्लस थीटा सी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ट्रांसफॉर्म,
ये जो ट्रांसफॉर्म है ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी सवाल आता है डीएसबी एससी से तो हमेशा आपको पता है कि कैरियर क्या होगा, यही होगा साइनसॉइडल सिग्नल cos 2 पाई एफ प्लस थीटा सी, हमेशा कैरियर यही होगा। आप कुछ भी मैसेज ले तो हमेशा क्या होगा, उस मैसेज को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखें तो उस मैसेज को इसके साथ कॉन्वॉल्व करना होगा। तो इसीलिए ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में बैठ के या जब सवाल आ गया तब आप उसको डिराइव कर रहे हैं, फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 1/2 e टू द पावर j थीटा सी डेल ऑफ f माइनस एफ सी प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा सी डेल ऑफ f प्लस एफ सी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी एक सिग्नल है, अगर उसको आप कन्वॉल्व करते हैं डेल ऑफ f माइनस एफ नॉट के साथ, तो क्या होता है, जो भी यहाँ है वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, यानी सिग्नल कैसा हो जाएगा, m ऑफ f माइनस एफ नॉट, सिंपल। तो उस प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, s ऑफ f ac, और 1/2 को भी हम बाहर ले लेते हैं। अब इसको हम अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, तो mf जब इसके साथ कन्वॉल्व होगा, आपको पता है कि कन्वोल्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, दो अलग अलग फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो e टू द पावर j थीटा सी, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, mf कन्वोल्यूशन ऑफ डेल ऑफ f माइनस एफ एस, यानी ये हो जाएगा f माइनस एफ एस प्लस उसी तरीके से m ऑफ f प्लस एफ सी। अब अगर आप गौर से एनालाइज करें इस SF को, तो SF आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है AC/2 e टू द पावर j थीटा सी इंटू mf माइनस एफ सी प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा सी m ऑफ f प्लस एफ सी। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुआ है, मतलब MF क्या हो गया, शिफ्ट्स राइटवर्ड डायरेक्शन बाय FC, और साथ ही साथ इस कंपोनेंट का फेज क्या हो जाएगा, थीटा सी से इंक्रीज हो जाएगा। इसको अगर आप देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये बैकवर्ड शिफ्ट है, ये क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट है बाय FC, और जो थीटा सी है इसका क्या हो रहा है, इस वाले कंपोनेंट का जो फेज है वो क्या होगा, थीटा सी से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस j थीटा सी ये फेज को ही रिप्रेजेंट करता है, और माइनस का मतलब है कि थीटा सी फेज नीचे, और थीटा प्लस j थीटा सी का मतलब है थीटा सी फेज ऊपर। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम फिर से क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड, यानी कि s ऑफ f का हम एम्पलीट्यूड लेते हैं। अब क्या हो गया, पहले हमारे पास सिग्नल कहाँ पे था, पहले हमारे पास सिग्नल था ये mf ओमेगा से माइनस ओमेगा, लेकिन अब क्या हो गया, दो कंपोनेंट, एक ये और दूसरा ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया बाई FC, तो जीरो क्या हो जाएगा, FC पे शिफ्ट हो जाएगा, ओमेगा कहाँ पे चला जाएगा, ओमेगा प्लस FC पे, और माइनस ओमेगा प्लस FC, तो यानी कि ये हो गया इतना। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, जो m का था वो तो होगा ही, m का हमने कितना माना था, AM, और साथ ही साथ ये एडिशनल AC/2, तो AC/2 ये नया मैग्नीट्यूड आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये पीछे गया FC पे, और यहाँ पे भी जब दिख रहा होगा कि ये सिग्नल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा माइनस FC माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस FC प्लस ओमेगा। ठीक है, और ये तो रहेगा नहीं क्योंकि ये क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है।
ठीक है, तो ये जो है नया जो SF है उसका ये मैग्नीट्यूड हमने देख लिया। अब हम एंगल की बात करते हैं। तो अब क्या होगा कि एंगल स्पेक्ट्रम भी शिफ्ट हो जाएगा FC पे, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट होने के साथ साथ क्या हुआ है कि इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो गया है, θc का। तो पहले अगर हम पहले देखें तो ये हमारा एंगल स्पेक्ट्रम था और f = 0 पे कितना एंगल था, 0। लेकिन अब क्या हो गया कि ये हर जगह हर पॉइंट का एंगल कितने से बढ़ गया, θc से बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है अपना कुछ ऐसे ये चला जाएगा θc पे, और ये तो अब अभी हमने यहाँ दिखाया, लेकिन इसको शिफ्ट करके FC पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब कहाँ पे ट्रांसलेट हो गया हमारा सिग्नल, FC पे। इसका मतलब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, और FC पे जो फेज होगा वो कितना होगा, θc होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसको रहने देते हैं हम लोग। इसी तरीके से अब क्या होगा, ये -FC पे आ जाएगा। ठीक है, ये -FC पे आ जाएगा, और इसमें क्या है कि जो आपका, अब हमें इसका ज़रूरत नहीं होगा। अब क्या होगा कि FC पे क्या था कि जब पीछे जो सिग्नल जा रहा है यहाँ पे फेज कितना हो रहा है, θc से डिक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 0 फ्रीक्वेंसी पे एंगल 0 था, तो अब ये डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -θc, और फिर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे FC पे, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा -θc। ठीक है, ये हो जाएगा -θc। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा θc पे ही जाए या -θc पे, ये डिपेंड करेगा कि जब फ्रीक्वेंसी 0 था तो उस टाइम पे इसका फेज कितना था। तो जैसे जो केस हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, जो सिग्नल हमने अज्यूम किया है, उसका अगर आप एंगल देखें तो यहाँ पे हमने F0 पे एंगल कितना माना था, 0। अगर ये ऊपर होता, मान लीजिए अगर ये यहाँ पे होगा, तो राइट साइड होने पे ये एंगल यहाँ से θc ऊपर बढ़ता, और इधर जाता तो ये यहाँ से θc नीचे जाता। तो कुल मिला के ये हुआ कि जब राइट साइड जा रहा है तो हमारा एंगल θc से बढ़ जा रहा है हर एक पॉइंट के लिए, और जब लेफ्ट साइड आ रहा है तो हर एक पॉइंट के लिए एंगल क्या हो रहा है, θc के लिए घट जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट्स बाय FC इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों तरफ क्या हो रहा है, FC से शिफ्ट हो जा रहा है, और जो एम्पलीट्यूड है वो कितना चेंज हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड जो प्रीवियस है उससे कितना हो गया, AC बाई, देखिए पहले तो AM था इसका एम्पलीट्यूड, अब घट के कितना हो गया, या बढ़ के जो भी हो, AC बाई 2 टाइम्स अब हो जा रहा है, AC बाई 2 टाइम्स जो भी प्रीवियस एम्पलीट्यूड है उसका। अगर फेज की बात करें हम, थीटा ऑफ MT, तो फेज स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फेज स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, शिफ्ट्स बाय FC इन बोथ डायरेक्शंस, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, दोनों साइड, जो राइट साइड गया है और लेफ्ट साइड गया है, दोनों में सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो राइट साइड में गया, जो भी राइट साइड में गया, वहाँ पे क्या होगा, θc टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो भी स्पेक्ट्रम लेफ्ट साइड गया उसमें क्या होगा, θc से डिक्रीमेंट हो जाएगा। और ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, इवन नेचर का होता है। तो अगर इधर AC/2 हुआ और इधर -AC/2 होगा, तो फिर ये जो नया स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अब इवन स्पेक्ट्रम रहेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इवन हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा।
लेकिन जो हमारा फेज स्पेक्ट्रम होता है वो ऑड नेचर का होता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करें तो अगर इधर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो सेम इधर नीचे आना चाहिए, मतलब इधर कुछ ऐड हो रहा है तो इधर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसीलिए राइट साइड वाला थीटा सी से ऊपर जा रहा है तो इधर वाला थीटा सी से नीचे जा रहा है। तो ये एनालिसिस था कि क्या होता है डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर में। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसी में, जब थीटा सी 0 हो। एनालिसिस नहीं, एक सवाल टाइप का समझिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे पास जो सी टी है वो कितना है, ए सी कॉस 2FCT, यानी कि जो थीटा सी है वो कितना 0 है। अब आपसे ये सवाल है कि अगर इसको हमने MT के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मैसेज का फेज है उसमें क्या चेंज आएगा, चेंज इन फेज स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने क्या देखा था कि मान लीजिए मैसेज का कुछ भी फेज स्पेक्ट्रम अगर कुछ ऐसा है तो ये क्या हो जा रहा है, ये ट्रांसलेट हो जा रहा है दो साइड, ये इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जा नहीं रहा, और साथ में क्या हो रहा है कि जो भी कैरियर का फेज है उतने टाइम से इधर इंक्रीमेंट हो रहा है और उतने टाइम से इधर डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फेज देखें तो 0 है, तो ये 0 से ऊपर जाएगा मतलब जहाँ था वहीं रहेगा, और ये 0 से नीचे जाएगा जहाँ था वहीं रहेगा। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि सिर्फ जो फेज स्पेक्ट्रम है वो ट्रांसलेट हो जाएगा टू द हायर फ्रीक्वेंसीज, लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ चेंजेज नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए सी इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो उस केस में भी क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट तो होगा, लेकिन जो चेंज होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं चाहते हैं तो हमें ए सी की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो अगर हम 2 रखेंगे तो 2/2, और फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ को याद नहीं करके रखना है, रटा मार के नहीं रखना है, लेकिन आपको एनालाइज करने आना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनालिसिस बेस्ड आएगा और उसमें आपको ऐसे ही एनालाइज करके आपको मैग्नीट्यूड, फेज या कुछ भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को रट लीजिए। जो बेसिक बातें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, एग्जैक्टली रट के नहीं रखना है। अब जैसे DSB/SC सिग्नल का ही मतलब नहीं पता है, फिर डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं यही नहीं पता है, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम कॉस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी सिग्नल को तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस पर क्या होता है, ये सब बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं एकदम बाई हार्ट उसको हमने हर चीज़ याद करके ही रख लिया कि यहाँ पे AC/2 ही आ जाएगा, ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये आप सवाल बनाएंगे, वहाँ पे जब आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे आपको खुद ब खुद सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम आखिर डबल साइडबैंड क्यों है। अभी तक बस हम इसको पढ़ते जा रहे हैं, एनालाइज करते जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमने ये नहीं देखा कि इसका नाम DSB/SC क्यों है, क्या मतलब है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का। अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। ये हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास MF है, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे CT के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर CT का जो फ्रीक्वेंसी अगर FC है तो वहाँ पे चला जाएगा और इसके चारों ओर क्या करेगा, ये FC प्लस ओमेगा और FC माइनस ओमेगा। उसी तरीके से इधर माइनस FC के पास ये माइनस FC प्लस ओमेगा और ये माइनस FC माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अपर साइड बैंड क्या है,
और लोअर साइड बैंड क्या है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसको हम डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव, अगर उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी से वैल्यू ज़्यादा है तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड। सिंपल, आपको क्या देखना है, वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका मॉड क्या होना चाहिए, एफसी, यानी एफसी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो भी हम कैरियर यूज कर रहे हैं उसका क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर उससे ज़्यादा है तो उस वाले रीजन को हम बोलेंगे अपर साइड बैंड। बैंड मतलब वो फ्रीक्वेंसी रेंज को बता रहा है। तो इसीलिए अगर फ्रीक्वेंसी का जो मॉड है अगर वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से छोटा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलएसबी यानी लोअर साइड बैंड बोलेंगे। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा एरिया है। अब इस रीजन को देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो भी ये सब क्या है, एफसी, ये हमारा एफसी है और इससे सब क्या है, एफसी बड़ा है। मतलब ये रीजन, ये वाला, ठीक, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूएसबी। उसी तरीके से अगर इधर देखें तो मॉड, यानी कि मॉड बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला एरिया, इस वाले का क्या होगा, अगर आप मॉड लेंगे तो वो एफसी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस वाले का ये वाला जो भी रीजन है ये आपका क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर साइड बैंड को, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इस वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को देखिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सब क्या है, एफसी से छोटा है। तो ये जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलएसबी को। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे, इसका अगर मॉड आप लेके देखेंगे तो ये सब एफसी से छोटा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफसी को, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिफाइन कर लिया कि यूएसबी क्या होता है और एफएसबी क्या होता है, और ये किसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया, कैरियर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अब हम थोड़ा मैसेज को देखते हैं वापस से। मैसेज को आप देखें तो इसके पास दो टाइप के फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज और कुछ क्या है, निगेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब इसी मैसेज सिग्नल को जब हमने मल्टीप्लाई किया था सिटी के साथ तो ये मैसेज सिग्नल शिफ्ट हो गया था राइट साइड एफसी पे और लेफ्ट साइड एफसी पे। अब इसको आप गौर से देखिए तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो रेड वाला रीजन है, जो ये रीजन है वही ये वाला रीजन है, रेड वाला जो यहाँ पे यूएसबी है, ठीक है। और जब ये लेफ़्ट साइड गया होगा तो ये जो ब्लू वाला रीजन है वो आपका ये रेड वाला बनेगा। इसका मतलब अगर सिर्फ हम यहाँ पे अपर साइड बैंड की बात करें तो अपर साइड बैंड के पास क्या क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है इसके पास, मेरा सवाल है कि क्या इसके पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज वाला कंपोनेंट है, तो आप देखिए ये था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट। जब ये राइट साइड आया तो यही तो आएगा, ये रेड वाला जो रीजन बचा, तो इसके पास है, ठीक है। और किस साइड है, जो राइट शिफ्ट हुआ था उसके पास है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पास निगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो ये है निगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये ब्लू, ये वाला ब्लू वाला। और इसको जब हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया था तो वही तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा जो रेड वाला रीजन है। और ये भी क्या है, यूएसबी है, तो ये यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी है। और ये किस साइड है, जो लेफ़्ट शिफ्ट हुआ था सिग्नल उसके पास। उसी तरीके से अगर आप एलएसबी को देखें, अब हम उसी तरीके से एलएसबी को देखते हैं। अगर आप एलएसबी को देखें, ये हमारे पास जो ग्रीन वाला है एलएसबी। अब देखिए क्या एलएसबी के पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, क्या एलएसबी के पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। अब देखिए, अब जब इसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया तो ये जो ग्रीन वाला एलएसबी का पोर्शन है वो कौन सा रहा होगा, ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट। और आपसे अगर साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा जाए कि क्या निगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एलएसबी में, तो आपका जवाब होगा यस। और ये कहाँ पे है, जो राइट शिफ्ट हुआ है सिग्नल उसमें, ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों को याद नहीं करना है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब
एक एनालिसिस का पार्ट है और इसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन बताने वाला हूँ, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट जब हमने राइट साइड शिफ्ट किया होगा, तो ये वाला पार्ट, सॉरी, जब लेफ्ट साइड ये सिग्नल शिफ्ट हुआ होगा -fc पे, तो जो ये वाला पार्ट है वो कौन वाला पार्ट बना होगा, ये ग्रीन वाला जो LSB में है। तो इसका मतलब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी है, और ये किधर गया है, जब लेफ्ट शिफ्टेड सिग्नल के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये है कि सिर्फ अपर साइड बैंड में पूरा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है और निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, और यही दोनों मिला के तो मैसेज को बनाते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ USB में, ओनली इन USB कंप्लीट मैसेज इज प्रेजेंट। अभी मैंने इस चीज़ को प्रूव किया कि सिर्फ अपर साइड बैंड में सारा का सारा मैसेज है, क्योंकि मैसेज को कौन बनाता है, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रीक्वेंसीज मिला के, और इसके राइट साइड वाले इसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है और इधर निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट, और यही दोनों मिला के क्या हो गया, टोटल मैसेज बना देगा। भले दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग हो गए, लेकिन है तो दोनों, अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मैसेज हमारा तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं कि ओनली इन LSB, सिर्फ लोअर साइड बैंड में भी क्या है हमारे पास, कंप्लीट मैसेज इज प्रेजेंट। ठीक है, अब आप इस बात से नहीं घबरा रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। ये आपको फील आ रहा होगा कि कैसे सिर्फ अपर साइड बैंड में कंप्लीट मैसेज प्रेजेंट है और फिर कैसे लोअर साइड बैंड में कंप्लीट मैसेज प्रेजेंट है। लेकिन जब हम इसको सेंड कर रहे हैं तो हम तो पूरा सेंड करेंगे ना, हम तो पूरा सिग्नल सेंड करेंगे। हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है और इनटू CT, और इसी में अपर साइड बैंड भी है और लोअर साइड बैंड भी है। देखो, आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, कभी मैं टाइम डोमेन में दिखा रहा हूँ, कभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कम्युनिकेशन में यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर आप ये सीख गए कि किसी भी चीज़ को एक साथ हमें दोनों अलग अलग डोमेन में एनालाइज करना है, एक तरफ हमें ये टाइम डोमेन में दिखना चाहिए और दूसरी तरफ हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वहाँ जो हमने फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया था वो इसी सिग्नल का ड्रॉ किया था, और वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, वो कोई अलग सिग्नल नहीं है। तो इसके पास अपर साइड बैंड भी है और लोअर साइड बैंड भी है। इसको भी हम सेंड कर रहे हैं और इसमें भी हमारा मैसेज सिग्नल है, और इसको भी हम सेंड कर रहे हैं और इसमें भी हमारा मैसेज सिग्नल है। तो हम मैसेज सिग्नल को कितनी बार सेंड कर रहे हैं, 2 टाइम्स। आपको दिख रहा होगा कि हम मैसेज सिग्नल को 2 बार भेज रहे हैं। ठीक है, एक अपर साइड बैंड में भी हमारा मैसेज सिग्नल है और लोअर साइड बैंड में भी मैसेज सिग्नल है। इसीलिए इसको बोला जाता है डबल साइड बैंड। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि इसको हम डबल साइड बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम 2 बार 2 साइड बैंड के फॉर्म में हम मैसेज को 2 बार क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं। अब इसमें एक और टर्म आता है सप्रेस्ड कैरियर। तो इस चीज़ को हम यहाँ नहीं समझेंगे। जब DSB के बाद जब मैं आपको कन्वेंशनल AM पढ़ाऊँगा, कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो फिर वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सप्रेस्ड कैरियर का क्या मतलब है। यहाँ पे आई होप ये क्लियर हो गया कि इसको डबल साइड बैंड क्यों बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं ये आपको बोलूँ, अब देखिए मैसेज सिग्नल, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए, कोई भी सिग्नल हो, उसको अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पावर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हम करंट और वोल्टेज के फॉर्म में ही तो ट्रांसमिट करते हैं, और उसके लिए हमें पावर चाहिए। अब एक ही सिग्नल को हम 2 बार भेज रहे हैं तो क्या पावर ज़्यादा नहीं लगेगा? तो इन DSB/SC आपको लग रहा है ना कि पावर रिक्वायरमेंट जो है, पावर रिक्वायरमेंट इज मोर। ठीक है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम वैसे जब हम सारा पढ़ लेंगे तो इसको अच्छे से हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस में क्या बेनिफिट है, किस में क्या लॉस है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा लोड बढ़ाते जा रहा हूँ ताकि आपको अब चीज़ें दिखने लग जाए
कि एक्चुअली में हमें कैसे सोचना है और क्यों हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड अवेलेबल है। वैसे तो हम अगर मान लीजिए हमारे पास DSB-SC हो जाए तो इससे भी हम मॉड्यूलेशन कर लेंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है बाकी और 3 टाइप का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ने का, फिर उसके बाद और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ने का, उसके बाद फेज मॉड्यूलेशन पढ़ने का। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किसी में हमें पावर का प्रॉब्लम आएगा, किसी में हमें बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आएगा, किसी में हमें कॉस्ट का प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब धीरे धीरे हम चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब बैंडविड्थ जो नया सिग्नल मिला उसका बैंडविड्थ कितना हो गया। तो जो हमारे पास पहले मैसेज सिग्नल था वो ये था MF, ठीक है, ये था ओमेगा पे माइनस ओमेगा पे, लेकिन बैंडविड्थ निकालने के लिए हमें निगेटिव फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर, तो ओमेगा माइनस 0 कितना हो गया ओमेगा, ठीक है। मतलब इसका बैंडविड्थ कितना है ओमेगा हो गया। अब देखिए अब क्या हो गया, अब जो नया सिग्नल हो गया जो हमने ट्रांसमिट किया DSB-SC सिग्नल, वो तो कुछ उसको हमने ऐसा ट्रांसमिट किया, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपका कितना हो गया था FC प्लस ओमेगा और ये पॉइंट कितना हो गया था FC माइनस ओमेगा। तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा हायर माइनस लोअर, सिर्फ पॉजिटिव हमें देखना है। तो हाईएस्ट कितना है FC प्लस ओमेगा और लोअर कितना है FC माइनस ओमेगा। तो FC कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बैंडविड्थ है DSB-SC सिग्नल का वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि बैंडविड्थ क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है मैसेज सिग्नल का। वैसे लास्ट में जब हम सब पढ़ लेंगे तो मैं एक अच्छा सा टेबल बना के आपको दूंगा कि कौन सा फार्मूला याद रखना है और कैसे रखना है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लगा होगा कि एक तो देखिए कि पावर भी हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एक ही सिग्नल को हम 2 बार भेज रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा बैंडविड्थ भी क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है पहले से। मतलब अब जो हमें चैनल चाहिए होगा वो 2 गुना स्पेस उसके पास होना चाहिए, तभी जाके अब हम नए सिग्नल को भेज पाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम फिर बात करेंगे पावर के बारे में और थोड़ा और डिटेल बात करेंगे बैंडविड्थ के बारे में। फिर हम ये भी बात करेंगे कि कैसे अब हम हार्डवेयर लेवल पे देखेंगे। ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि मैसेज सिग्नल को कॉस ओमेगा सिटी यानी साइनसॉइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन हो गया यहाँ पे। लेकिन अब हम इसको सर्किट से ही तो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे सर्किट से इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कितने टाइप का इसमें सर्किट यूज कर सकते हैं, और फिर ये तो मॉड्यूलेशन वाला पार्ट हो गया। अब हम डीमॉड्यूलेशन वाला भी पार्ट देखेंगे कि जब आपने सिग्नल को भेज दिया DSB-SC के फॉर्म में तो फिर कैसे वहाँ से हम अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।